नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6 और आज हम करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि रिचर्ड एब्राइट जो वैज्ञानिक हैं, इस कहानी में पूरा हमने उनके जीवन के बारे में देखा कि किस तरह से जब वो छोटे से थे 2nd क्लास से ही उनको तितलियों में रुचि थी और किस तरह से ये जो रुचि थी बाद में आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक वैज्ञानिक में परिवर्तित कर देती है। और इस पूरी जर्नी में सबसे अहम जो किरदार है वो निभाया है उनकी माँ ने, यानी उनकी मदर जो है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है उनको एक अच्छा वैज्ञानिक बनाने में, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, उसको समझा और उन्हें पता था कि उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो उसको सही डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने जो एक किताब ला के दी थी, मोनार्क तितलियों के बारे में, जिसकी मदद से धीरे धीरे आगे रास्ते खुलते चले गए और डॉक्टर उर्गट की मदद से किस तरह से वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और उन्होंने सेल थियरी का भी पता लगाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, कि रिचर्ड एब्राइट की ज़िंदगी में वो जो किताब थी वो एक निर्णायक बिंदु किस तरह से साबित हुई। एब्राइट्स मदर गेव हिम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। एब्राइट की जो मदर हैं उन्होंने एक किताब दी थी उन्हें जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। एट द एंड ऑफ दिस बुक, उस किताब के आखिर में द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। जो उसके पाठक थे उनको आमंत्रित किया गया था कि वो लोग अगर चाहें तो भाग ले सकते हैं बटरफ्लाई के माइग्रेशंस किस तरह से होते हैं उस स्टडी को आगे बढ़ाने में, यानी कि जो तितलियां हैं वो प्रवास क्यों करती हैं, इस स्टडी को आगे बढ़ाने में वो लोग भी अपना सहयोग कर सकते हैं। द रीडर्स हैड टू टैग द बटरफ्लाइज विच वर टू बी सेंट टू डॉक्टर उर्गट। और जो इसको पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना था और उनके ऊपर एक टैग लगाना था, जिससे कि बाद में जब वो बटरफ्लाई कहाँ पहुँचती है, कहाँ प्रवास करती है, उसकी जानकारी मिल सके और डॉक्टर उर्गट को उसकी जानकारी भी देनी थी। कैचिंग वेरियस बटरफ्लाइज वॉज नॉट ईजी, लेकिन अलग अलग तरह की तितलियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। सो एब्राइट वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। तो एब्राइट ने सोचा कि उन्होंने एक मादा मोनार्क जो तितली थी उसको लिया, टेक हर एग्स, और उसके जो अंडे हैं उनको लिया, एंड रेज देम थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनको अपनी आंखों के सामने ही उनको बड़ा होने दिया कि किस तरह से उनका जो जीवन चक्र है उसको वो समझ सकते थे कि जो एग है उसको लिया, एग से किस तरह से वो कैटरपिलर में चेंज होता है, किस तरह से प्यूपा बनता है और किस तरह से वापस वो बटरफ्लाई में परिवर्तित होता है। तो पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने अपने यहीं पर ही एक सेटअप कर लिया अपने घर में ही। तो उन्होंने अपने घर पर ही ये जो एग्स हैं इनको इकट्ठा किया और उनको रेस किया और पूरी जो जीवन चक्र है मोनार्क तितलियों का उसको समझने की कोशिश करी। देन ही वुड टैग देयर विंग्स एंड लेट देम गो। और उसके बाद में वो जब वो तितली का रूप ले लेती थी वो जो एग्स हैं तो उनको फिर वो टैग करके और उनको छोड़ देते थे। Thus the book turned him to be a butterfly raiser। तो इस तरह से जो किताब है इसने इन्हों एक तरह से तितली पालक भी बना दिया। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उनकी मदर ने उनकी किस तरह से मदद करी। रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी माँ ने उनकी मदद करी, उनका जो रुचि थी पढ़ाई में यानी लर्निंग में, सीखने में, उसको उन्होंने हेल्प करी, उसको प्रोत्साहित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनको यात्राओं पे ले जाती थी। परचेज टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर हिम, और उन्होंने उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी खरीद के दीजिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, कैमरा होता है, जो भी चीज़ें उनको एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी थी वो सब चीज़ें उन्होंने उनको खरीद के दी। शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, और वो किस चीज़ को सीख सकते हैं उस तरह की चीज़ें भी वो उनको ढूंढ के उनको बताया करती थी। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? जब विज्ञान मेले में एब्राइट को कोई भी इनाम नहीं मिला तो उनको कैसा लगा, उस चीज़ से उन्होंने क्या सीख ली। When Ebright does not win any prize at the science fair, जब एब्राइट को विज्ञान मेले में कोई भी प्राइज़ नहीं मिला, he learns that efforts will have to be
मेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स। तो उनको पता चला कि अब उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे और एक जो वास्तविक प्रयोग होते हैं उनको करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू विन, अगर वो जीतना चाहते हैं तो समथिंग, यानी अगर कोई भी चीज़ वो अगर जीतना चाहते हैं तो। नो प्राइज कैन बी वन बाय ओनली मेकिंग अ नीट डिस्प्ले, क्योंकि कोई भी इनाम नहीं जीता जा सकता कि अगर आप सीधा कोई चीज़ को ले जाके प्रदर्शित कर देते हो तो कोई भी आप इनाम नहीं जीत सकते। आपको इनाम तभी मिलेगा जब आपने कुछ प्रयोग करा होगा, कोई काम किया होगा, रियल एक्सपेरिमेंट करा होगा, और तभी आप कुछ जीत सकते हो। What experiments and projects does he then undertake? उसके बाद में उन्होंने किस तरह के प्रयोग किए? He then undertakes these experiments and projects. उसके बाद में उन्होंने ये सारे के सारे प्रयोग और प्रोजेक्ट वर्क किए। He tries to find the cause. उन्होंने पता लगाना चाहा कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, एक विषाणु जनित रोग का पता लगाना शुरू किया। किस में? मोनार्क जो तितलियां थी उनके कैटरपिलर में, मोनार्क कैटरपिलर्स। ही टेस्ट द थियरी दैट विसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, और उन्होंने एक ये सिद्धांत पता लगाने की कोशिश करी कि किस तरह से जो विसरी तितलियां हैं वो मोनार्क तितलियों को कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं। ही फाइंड्स आउट द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, और उन्होंने जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके ऊपर वो जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं 12 सुनहरी रंग के, उनका क्या रीज़न है, वो क्यों होते हैं, उनका क्या काम है, उसके बारे में भी पता लगाया। ही ग्रोज सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स, और उन्होंने मोनार्क जो तितली थी उसके जो पंख होते हैं उसके पंखों से सेल लेके और उसको भी एक कल्चर में ग्रो करके देखा कि किस तरह से इसके अंदर से क्या निकलता है जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ही शोज दैट दीज सेल्स डेवलप इनटू बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे आर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं इनके अंदर से एक हार्मोन स्रावित होता है, अंतःस्राव होता है, जो कि ये जो पंख हैं उनके अंदर स्केल्स को डेवलप करने में मदद करता है। He develops his own theory on how cell works, और उसके बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक सिद्धांत का पता लगाया कि सेल किस तरह से काम करते हैं, यानी कि कोशिकाएं जो है वो किस तरह से काम करती हैं। तो इतने सारे काम थे जो रिचर्ड एब्राइट ने किए। What are the qualities that go into the making of a scientist? कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि गुण होते हैं जो एक वैज्ञानिक बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। According to the author, लेखक के अनुसार 3 एस्पेक्ट्स और क्वालिटीज़ गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कोई भी वैज्ञानिक अगर बनता है तो उसमें 3 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंट माइंड, सबसे पहले उसके पास तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासु होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। टू एक्सप्लोर थिंग्स, ताकि वो जो चीज़ें हैं उनको पूरा अच्छे से समझ सके, पूरा उनके अंदर तक स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके। कंटिन्यूसली, लगातार ये काम कर सके। एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उनके अंदर एक विल होनी चाहिए, यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो सही कारण के लिए कोई काम करें, यानी खाली जीतने के लिए कोई काम ना करके सही चीज़ का पता लगाने के लिए कोई काम करें और अपना 100% दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the appropriate alternative from the following। अब आपको इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको बोलते हैं MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक प्रश्न दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली ऑफ इब्राइट? इब्राइट के परिवार में कितने बच्चे थे? ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई थे। ही हैज़ 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ही वॉज एन ओनली चाइल्ड, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि इब्राइट जो है वो अकेले ही अपने माँ बाप के संतान थे, तो इसका आंसर होगा सी, ही वॉज एन ओनली चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इब्राइट डिड इन किंडरगार्टन? किंडरगार्टन जो था उसमें इब्राइट ने क्या किया? कलेक्टेड बटरफ्लाइज, प्लेड विद अदर चिल्ड्रन, लर्न स्विमिंग, पार्टिसिपेटेड इन नेशनल गेम्स। तो हमें पता है कि जब वो छोटे थे, जब वो 2nd क्लास में थे किंडरगार्टन में, तो उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया था। तो आंसर होगा कलेक्टेड बटरफ्लाइज। नेक्स्ट देखिए। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट? उन्होंने कितनी तरह की जो प्रजातियां हैं तितली की वो इकट्ठी करी थी? हमें मालूम है कि उन्होंने 25 तरह की करी थी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25। नेक्स्ट देखिए। व्हाट वॉज रिटन इन द बुक? जो किताब उनकी माँ ने उनको ला के दी थी उसमें क्या लिखा हुआ था? मोनार्क ट्रेवल टू फ्रांस, मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ट्रेवल्स ऑफ सिंदबाद एंड द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड,
एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ट्रैवलिंग। तो हमें पता था कि जब हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं वो किस तरह से वहाँ से प्रवास करती हैं सेंट्रल अमेरिका के लिए, तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा बी। What was the study in his second year in high school? अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, द्वितीय वर्ष में उन्होंने क्या स्टडी करी थी, किसके बारे में पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, डिस्कवरी ऑफ फूड ऑफ मोनार्क्स, डिस्कवरी ऑफ माइग्रेशंस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका है ए, डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उन्होंने एक इंसेक्ट हार्मोन के, कीट के हार्मोन के बारे में, अंतःस्राव के बारे में पता लगाया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स ओनली। लगभग 20 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। व्हाट वर्क ऑफ 22-year-old स्काउट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि जो वैज्ञानिक दुनिया थी उसको किस चीज़ ने उत्तेजित कर दिया था, एक 22 साल के बच्चे के ऐसा क्या काम किया था जिसने सब जगह हलचल पैदा कर दी थी। द यूथ ऑफ 22 years वर्कड ऑन हाउ सेल वर्क्स दैट एक्साइटेड द साइंस वर्ल्ड, यानी कि एक युवा लड़के ने जो मात्र 22 साल का था उसने एक थियरी का पता लगाया था कि हाउ सेल वर्क्स, कि किस तरह से कोशिकाएं काम करती हैं, और इसने पूरे वैज्ञानिक जगत में एक उत्तेजना पैदा कर दी थी। राइट अबाउट द फैमिली एंड चाइल्डहुड ऑफ एब्राइट, एब्राइट के परिवार और उनके बचपन के बारे में आप बताइए। एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड, एब्राइट अपने घर में अकेला बच्चा था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज इन 3rd grade, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है जब वो 3री कक्षा में थे। ही ग्रू अप इन पेंसिल्वेनिया, और वो पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए। DNA इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, हाउ, DNA जो है वो जीवन का एक ब्लूप्रिंट कहलाता है, कैसे? DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, DNA जो होता है वो एक पदार्थ होता है जो कि कोशिका के केंद्रक में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। इट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और वो हेरिडिटी को यानी आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। दस इट इज ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए ये जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। What book given by his mother opened the world of science to एब्राइट, कि एब्राइट के लिए विज्ञान जो है उसके रास्ते कौन सी किताब ने खोल दिए जो उनकी माँ ने उनको ला के दी थी। His mother gave him children's book named The Travel of Monarch X, उनकी मदर ने उन्हें एक बच्चों की किताब ला के दी थी जिसका नाम था The Travel of Monarch X, opened the world of साइंस टू एब्राइट, जिसने विज्ञान की दुनिया जो है उसके रास्ते उनके लिए खोल दिए थे। What was presented by एब्राइट in the science fair in grade 7, जब एब्राइट 7वीं कक्षा में थे और उस समय उन्होंने विज्ञान मेले में क्या दिखाया, यानी क्या प्रेजेंट किया, उनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया। एब्राइट प्रेजेंटेड स्लाइड्स ऑफ रॉक टिश्यूज, उन्होंने जो मेंढक होता है उसके उत्तकों की एक स्लाइड प्रस्तुत करी थी, विच ही डिस्प्लेड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई थी और उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। व्हेन ही वॉज इन 7th grade, जब वो 7वीं कक्षा में थे तब। What was the project of एब्राइट in 8th grade, जब वो 8वीं कक्षा में आए तो एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? His project was to find the cause of viral disease that killed nearly all monarch caterpillars, जब वो 8वीं क्लास में आए तो उस समय जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया वो किस बारे में था कि वो एक कारण पता लगा रहे थे एक विषाणु जनित रोग का जो कि मोनार्क जो कैटरपिलर्स हैं उनके अंदर हो जाता है जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, तो इस विषाणु के कारण ये जो मोनार्क के कैटरपिलर्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका कारण पता लगाना चाह रहे थे वो कि ये कहाँ से आता है वायरल डिजीज़। हाउ डिड एब्राइट शो दैट वायरल डिजीज़ किल्ड मोनार्क्स, तो किस तरह से एब्राइट ने ये दिखाया कि जो ये विषाणु जनित रोग जो है ये मोनार्क को ख़त्म कर देता है। एब्राइट शोड दैट द वायरल डिजीज़ वाज कैरिड बाय बीटल, एब्राइट ने ये दिखाया कि ये जो विषाणु जो होते हैं ये बीटल के द्वारा लाए जाते हैं, और बीटल होता है भंवरा, तो उनका कहना था कि भंवरे के साथ ये जो विषाणु हैं ये आ जाते हैं और ये मोनार्क कैटरपिलर
को ख़त्म करने के लिए यही रीज़न है कि वो उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं। ही ट्राई टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और इसको दिखाने के लिए उन्होंने जो मोनार्क तितली थी उसके कैटरपिलर्स को बड़ा किया बीटल की प्रेजेंट में, यानी भंवरों की प्रेजेंट में, लेकिन उसमें उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। What is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? जो मोनार्क का जो प्यूपा होता है बटरफ्लाई का, उसके ऊपर वो जो छोटे छोटे 12 स्पॉट्स होते हैं गोल्ड कलर के, उनका क्या काम होता है। द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इज नॉट ऑर्नामेंटल। ऐसा मानते हैं कि ये जो 12 रंग के गोल्ड यानी सुनहरे रंग के जो स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, ये कोई ऑर्नामेंटल नहीं है, यानी एक खाली दिखाने के लिए, खूबसूरती के लिए बने हुए नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन, वो एक तरह का अंतःस्राव करते हैं, नेसेसरी फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई, जो ज़रूरी होता है बटरफ्लाई के पूर्ण विकास के लिए। तो हार्मोन निकलते हैं इनके अंदर से जो बटरफ्लाई की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए ये होते हैं। What fact did एब्राइट फाइंड अबाउट द स्टार्लिंग बर्ड? कि स्टार्लिंग पक्षी के बारे में एब्राइट ने क्या तथ्य पता लगाए। He found that a starling bird would not ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उन्होंने पता लगाया कि जो स्टार्लिन बर्ड होती है, पक्षी जो होता है स्टार्लिन, वो वाला खाना नहीं खाता, या वो उन कीटों को नहीं खाता जिनको कि एक साधारण पक्षी खाते हैं। जो ऑर्डिनरी बर्ड होता है उसका जो भोजन होता है उसको स्टार्लिन पक्षी नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, इसलिए वो जितनी भी मोनार्क तितलियाँ उनको मिलती हैं उसको खा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्लिन पक्षी होता है वो सिर्फ मोनार्क तितलियों को खाता है, बाकियों को इसलिए नहीं खाता क्योंकि बाकी जो तितलियां होती हैं उनको साधारण जो पक्षी हैं वो खा लेते हैं। तो उसके अलावा जो बच जाती हैं मोनार्क तितलियां, उनको स्टार्लिन जो पक्षी है वो खाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। लगभग 60 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। व्हाट डिड एब्राइट डू फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट? एब्राइट ने अपनी 8वीं कक्षा का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए क्या किया? एब्राइट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। जब वो 8वीं कक्षा में थे उन्होंने कोशिश करी पता लगाने की एक वायरल डिजीज, एक विषाणु से होने वाला रोग जो कि मार देता है, किल नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, लगभग सभी मोनार्क जो कैटरपिलर्स होती हैं, इल्लियाँ होती हैं, उनको मार देता है। ही थॉट दैट द डिजीज़ में बी कैरिड बाय अ बीटल, और उन्होंने सोचा कि शायद ये जो बीमारी है, ये जो विषाणु है, ये भंवरे के द्वारा कैरी किया जाता है, बीटल के द्वारा कैरी किया जाता है, वो उसको लेके आता है अपने साथ। ही ट्राइड टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, इसलिए उन्होंने ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे इनको बड़ा करने की कोशिश करी भंवरों की उपस्थिति में, ये देखने के लिए कि वो मरते हैं या नहीं मरते हैं। ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, लेकिन उनको कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ इस स्टडी का। ही वन इन दैट एक्सपेरिमेंट, हिज कॉन्फिडेंस वॉज बूस्टेड एंड मोटिवेटेड फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, पार्टिसिपेट किया वहाँ पर, तो क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी एक नया रिसर्च करने की, तो उनको इनाम मिला। ही वन इन दैट एक्सपेरिमेंट, उस प्रोजेक्ट के लिए, एंड उनका जो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो बढ़ गया, वॉज बूस्टेड, और ज़्यादा बढ़ गया, एंड मोटिवेटेड, और उससे उनको प्रेरणा भी मिली, और उन्होंने आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया और बहुत सारे प्रयोग भी किए। आगे देखते हैं। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट फील एंड रियलाइज आफ्टर लूजिंग इन काउंटी साइंस फेयर? जब काउंटी विज्ञान मेले में रिचर्ड हार गए, उनको यानी कोई इनाम नहीं मिला, तो उनको कैसा महसूस हुआ, और उन्होंने उसमें से क्या रियलाइज़ किया, क्या उनको समझ में आया कि क्या कारण हो सकता है उन्हें इनाम नहीं मिलने का। ही पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर व्हेन ही वॉज इन 7th ग्रेड। सबसे पहली बार जब उन्होंने काउंटी फेयर में भाग लिया था तब वो 7वीं कक्षा में थे। ही फेल्ट सैड व्हेन ही डिड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी वॉज विनिंग, और उन्हें बहुत बुरा लगा, वो उदास भी हुए क्योंकि उन्हें कोई भी इनाम नहीं मिला था, वहाँ पे उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि हर किसी को कुछ ना कुछ वहाँ पे इनाम मिला था, वो जीता था। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दाखिला लिया था
प्रवेश लिया था वो ये था कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से जो मेंढक के जो ऊतक होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको वो समझाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने भाग लिया था। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग, यानी वो जो मेंढक की स्लाइड्स थी वो उसके टिश्यूज, उसके ऊतक जो होते हैं उनको वो दिखा रहे थे, विच ही शोड, जो उन्होंने दिखाए अंडर अ माइक्रोस्कोप, और सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्होंने उसको दिखाया। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ उनको ये एहसास हुआ, वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि बाकी के जो बच्चे हैं उन्होंने वास्तविक प्रयोग किए थे, कोई भी बनी बनाई स्लाइड लेके नहीं आया था, तो रियल एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये उनको एहसास हुआ। एंड दे हैड नॉट मेड सिंपली अ नीट डिस्प्ले, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साधारण सा प्रदर्शन नहीं किया था कोई भी चीज़ को लाके उसका, वो कुछ काम करके आए थे, कुछ प्रयोग करके आए थे, रियल एक्सपेरिमेंट करके आए थे, तो इससे उनको भी सीख मिली कि अब अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा, कोई प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसमें भाग लूँगा। राइट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ रिचर्ड एब्राइट, अब क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हमें रिचर्ड एब्राइट की पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या है। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ डिवोटेड साइंटिस्ट, सबसे पहली बात कि वो एक बहुत ही ज़्यादा समर्पित वैज्ञानिक थे, अपने काम को बहुत मन लगा के करते थे। ही वॉज ऑल्सो वर्सेटाइल मैन, और वो एक तरह से बहुत ही वर्सेटाइल व्यक्ति थे जो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते थे, उनकी जो प्रतिभा है वो चारों तरफ फैली हुई थी। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स इन द वेरी अर्ली एज, और उन्होंने प्रयोग करना बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था, वेरी अर्ली एज में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। ही डेवलप्ड अ न्यू थियरी अबाउट हाउ सेल वर्क्स, और उन्होंने एक नए सिद्धांत का पता लगाया कि जो कोशिकाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। He had some other attributes also, उनके और भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी उनके कैरेक्टर स्केच के अंदर आप देखेंगे कि उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी किस किस चीज़ में। He was a champion, वो एक चैम्पियन थे, किस चीज़ में? डिबेट में, वाद विवाद में वो एक चैम्पियन थे। एंड पब्लिक स्पीकर, एक जनता के सामने बोलने वाले बहुत अच्छे वक्ता थे। अ गुड कैनोइस्ट, बहुत अच्छे डोंगी चालक थे, नाव चलाते थे। एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, यानी निपुण फोटोग्राफर भी थे। ही थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट देयर मस्ट बी समथिंग प्रैक्टिकल, वो हमेशा ये सोचते थे अपने बारे में कि कुछ ना कुछ मुझे प्रयोगात्मक चीज़ें करते रहना चाहिए। ही वर्क नॉट फॉर विनिंग बट फॉर द रियल कॉज, वो सिर्फ जीतने के लिए काम नहीं करते थे, उनके कोई भी काम करने के पीछे कोई एक रीज़न होता था, कुछ चीज़ पता लगाने के लिए वो कोई भी काम करते थे। तो उनका मेन मकसद ये नहीं था कि मैं हर जगह जीतूँ, उनका मेन मकसद ये था कि मैं कोई काम करूं, कोई ऐसा प्रयोग करूं और उसमें अपना 100% दूं, और उस प्रयोग को सफल कैसे कर सकता हूं उसमें वो लगे रहते थे। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।